तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें वर्ल्ड का सीन देखा जाता है जहाँ पर बताया जाता है यहाँ पर हीरो और डीमन किंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर जो हीरो होता है वह अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए डीमन किंग से लड़ता है और जो डीमन किंग होता है उसका एक ही मकसद होता है हीरो को मारना। जहाँ पर डीमन किंग के पास उसके काफी सारे लॉयल सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि कहलाते हैं द डीमन कॉर्प्स कमांडर। सभी की रैंकिंग 1 से लेकर 12 तक है। ऐसा माना जाता है इस टीम के सामने दुनिया की कोई भी टीम नहीं टिक सकती। इतने पावरफुल डीमन होने के बावजूद भी हीरो के सामने कोई नहीं टिक सकता, सिर्फ एक बंदे के आने से पहले तक, जिसका नाम था द जीरो कॉर्प्स कमांडर द डीमन आरूट। उसे डीमन किंग के जोकर कार्ड के नाम से भी जाना जाता है जो कि है डीमन किंग का प्रीशियस टैलेंट। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी का रिजिग्नेशन लेटर दिखाया जाता है जो कि पड़ा हुआ होता है डीमन किंग के सामने। तभी आरूट कहता है कि मुझे रिजिग्नेशन चाहिए, जिसे सुनकर माँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो। तभी एकदम से पूरा सीन ही बदल जाता है। डीमन किंग आरूट के पैरों में आकर गिर जाता है और वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा यह मतलब नहीं होगा, है ना। और भाई आरूट तो अपने अलग ही एटीट्यूड में। तो डीमन किंग काफी जोर से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ किसी ने क्या कुछ किया है, क्या मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ काफी सारा भेदभाव किया है कि तुम एक ह्यूमन और हम सब डीमन, कुछ तो बताओ मैं क्या करूं। तभी डीमन किंग अपने मन ही मन सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या किसी ने डीमन किंग आरूट से पंगा लिया जिसके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसे हार्डवर्क से पाना काफी मुश्किल है और जिसके सामने टिकना खुद हीरो की भी बस की बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी आरूट कहता है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तभी आरूट से डीमन किंग कहता है कि फिर क्या हुआ, क्या कारण है, मुझे कुछ तो बताओ, अगर तुम मुझे कारण नहीं बताओगे। तभी आरूट कहता है तो क्या क्या तुम मुझे मार दोगे। जिसे सुनकर डीमन किंग भी काफी ज्यादा बौखला जाता है। वह कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे पास कोई भी कारण नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। क्या है इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें अभी हाल ही में बॉर्डर पर नहीं भेजा और तुम्हारी बॉडी खुजली कर रही है कि लड़ने की, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैंने ये तुम्हारी बॉडी कंडीशन को देखते ही कहा था। और आरूट को काफी जोरों से हिला रहा होता है। आरूट कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और तभी एकदम से चिल्लाता है रुको जरा। तभी अगली सीन में हम किसी का ब्लड देखते हैं और डीमन किंग कहता है कि क्या तुम्हें फिर से ब्लीडिंग हो रही है। आरूट कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा फर्ज गंदा कर दिया। तभी डीमन किंग काफी जोरों से चिल्लाता है डॉक्टर। आखिर डॉक्टर कर क्या रहा है, जीरो कॉर्प्स कमांडर यहाँ पर घायल पड़ा है और वह वहाँ पर क्या कर रहा है। तभी सीन चेंज होता है, हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि आरूट को चेक कर रहा होता है और वह कहता है तो आपने जैसे सोचा था वैसा ही है, ये सारे इफेक्ट हीरो के लड़ने के बाद के हैं। जब जीरो कॉर्प्स कमांडर हीरो से लड़े थे उसके बाद के इफेक्ट। तभी भाई डीमन किंग काफी बैड लुक में कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर यह सुनने के लिए नहीं बुलाया जो कि हमें पहले से ही पता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है जीरो कॉर्प्स कमांडर के इलाज के लिए। जल्दी से जल्दी इसका कोई इलाज ढूंढो, नहीं तो तुम्हें पता ही होगा साथ क्या किया जा सकता है। तभी डॉक्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इलाज करने की। तभी डीमन किंग कहता है कि आरूट अब अपनी बातों को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अब तुम अपने रूम पर जाओ और अपनी रिकवरी पर फोकस करो। जीरो कॉर्प्स कमांडर को उसके रूम में ले जाया जाए। ऐसा सुनते ही डॉक्टर बेन आरूट को पकड़कर जल्दी से वहां से ले जाने लगता है। आरूट कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप से चला जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर मानता ही नहीं और उसे खींचकर ले जाकर स्ट्रेचर पर लेटा देता है और वहां पर काफी सारी बातें होने लगती हैं। तभी कुछ डीमंस बोलने लगते हैं कि क्या क्या तुमने सुना, जीरो कॉर्प्स कमांडर को फिर से ब्लड आया। तभी दूसरा डीमन कहता है कि हाँ ऐसा तो होना ही था क्योंकि उन्होंने जब हीरो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा था तो उसके सामने कूद पड़े थे और मैं तो काफी ज्यादा चकित हूँ क्योंकि उन्हें सिर्फ इतनी ही इंजरी आई, अगर मैं होता तो मेरे तो चीथड़े भी नहीं मिलते। अरे क्या तुमने ये भी सुना है कि यह डीमन किंग का भी सामना कर सकता है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है। और वहां पर ऐसी ही बातें होने लगती हैं जिसे सुनकर आरूट के सिर्फ एक ही शब्द होता है लग गए और कहता है कि मैं तो यहाँ पर से जाना चाहता था और रिजाइन देकर शांत पूर्वक लाइफ जीना चाहता था। ये तो कुछ भी सोच रहे हैं जो इनके मन में आ रहा है। और क्या मैंने हीरो को मारा, ये कैसी नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम होती है वह वहां से जाने लगती है और कहती है कि हमने अपना काम कर दिया तो अब हम जाने चाहते हैं। फिर से हमें आरूट की आवाज सुनाई देती है और कहता है कि इस डीमन कासल में हूँ डीमन आरूट जिसका नाम है द डियोन हार्ट। अरे भाई कोई इनको समझाओ, मेरे पास इस तरह का टैलेंट नहीं है जैसा कि ये सोच रहे हैं। ऐसा सोच सोच कर ही उसे बुखार चढ़ा जा रहा होता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक नौकरानी होती है जो कि उसके लिए पानी लाती है। आरूट अपना पानी पीकर उसे खाने लगता है। तभी गलती से उसका हाथ नौकरानी के हाथ से टच हो जाता है, जिसे देखकर नौकरानी उससे पर माफी मांग लेती है और नौकरानी वहां से जाते हुए कहती है कि क्या मेरा हाथ मिस्टर आरूट से टच हुआ, और वह मनी मन काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है आरूट का और अपना आरूट भाई अलग ही सदमे में कहता है कि क्या वह नौकरानी भी मुझसे इतना हेट करती है कि उसका हाथ मेरे हाथ से सिर्फ एक बार टच हुआ और वह इतनी बुरी तरीके से मुझे देख रही थी, मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। यहाँ सिर्फ डीमन किंग है वो जो कि मेरी काफी ज्यादा केयर करता है,
जहाँ पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरूट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है अपने कमरे से। तभी डीमन किंग आ जाता है। वह कहता है कि क्या तुम बाहर क्यों आ रहे हो, मैं तुम अपने बंदों से कह दो वो तुम्हारा सारा काम कर देंगे। और दूसरे सीन में डीमन किंग काफी सारा मीट लाकर आरूट के सामने रख देता है और वह कहता है कि जल्दी से इसे खा लो, इससे तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे। आरूट कहता है इतना सारा मुझसे कैसे खा लेगा, और ऐसे चिल्लाता रहता है डीमन किंग। तभी आरूट बताता है इस डीमन के रियल में मैं ही हूँ सबसे वीकेस्ट बॉडी वाला, सबसे वीकेस्ट ह्यूमन, जो कि थोड़े से स्ट्रेस के कारण ही बेहोश हो जाता है। ना जाने किस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मुझे यहाँ पर सबसे पावरफुल माना जाता है, और अब तो मैं डीमन किंग का एक सबॉर्डिनेट भी बन चुका हूँ, जहाँ से मुझे जीरो कॉप्स कमांडर का भी टाइटल मिला। और अब मैं अपने कमजोर होने का सिर्फ एक ही कारण बता सकता हूँ कि मेरे पास हीरो के लड़ने के बाद की आफ्टर इफेक्ट बची है, जिस कारण मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। लेकिन अगर किसी ने पता लगा लिया कि मैं पहले से ही इतना कमजोर हूँ तो वो तो मुझे तुरंत मार देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो तुरंत मार दिया जाएगा, मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। और वह सभी डीमंस को अपने ऊपर हंसता हुआ इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है मुझे यहाँ पर किसी भी कीमत पर निकलना होगा अगर मुझे लंबी और चिंता मुक्त जीवन जीना है तो। तभी एकदम से दरवाजा ओपन होता है, एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे जीरो कॉप्स कमांडर यानी कि डीमन आरूट की अंडर आने वाली टीम का कैप्टन होता है, जिसका नाम एड होता है। जिसे देखकर आरूट भी कहता है एड एड तुम क्या ह्यूमन वर्ल्ड से इतनी जल्दी वापस भी आ गए। तभी एड कहता है कि हाँ मेरे सर आरूट, और मैं वहां से आपके लिए एक नया क्यूब लेकर आया हूँ जिसे मिरर क्यूब के नाम से भी जाना जाता है। आरूट बताता है कि एड उन डीमंस में से एक है जिसके साथ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और यह ह्यूमन वर्ल्ड जाता रहता है और मेरे लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें लाता रहता है। तभी एड जोर से कहने लगता है क्या मैंने सुना था कि आपको फिर से ब्लीडिंग हुई थी। तभी आरूट कहता है कि नहीं अब तो मैं ठीक हूँ। तभी एड कहता है कि आप ऐसे ठीक कैसे हो सकते हो, आखिर इन आफ्टर इफेक्ट्स का हम क्या ही करें जिससे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा सुनकर आरूट अपने मन में सोचता है कि शायद मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तभी आरूट कहता है मैं अपने आप से ही ठीक हूँ। तभी एड कहता है नहीं ये सही नहीं है, क्या आप खुद से ही हमें सबको बचाने के लिए हीरो के सामने नहीं कूद पड़े थे। और काफी ज्यादा ही गुस्से में कहने लगता है अब तो मुझे ही खुद से इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, इस बैंड डॉक्टर का तो कोई भी भरोसा नहीं है कब तक करे। ऐसा कहकर एड वहां से जाने लगता है और कहता है कि आराम की। तभी आरूट सोचने लगता है यहाँ पर ऐसे कुछ ज्यादा डीमंस नहीं है जो कि मेरी इतनी ज्यादा केयर करें एड के साथ। तभी सीन चेंज होता है और हमें डीमन किंग कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ में आरूट का रेजिग्नेशन लेटर होता है। वह कहता है कि आरूट के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखकर मैं कुछ भी नहीं बता सकता, ना ही मैं उससे समझ सकता हूँ। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो भी मैं उसे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया था। वह वहां पर आया और ह्यूमन हीरो को मार दिया। तभी डीमन किंग के कुछ सबऑर्डिनेट से बात करने लगते हैं। वह हीरो के सामने आया और उसने हीरो की सारी पावर्स को ब्लॉक कर लिया और अब भी वह अपने पांवों पर खड़ा है। आखिर यह कितना पावरफुल है। तभी डीमन किंग आरूट के पास जाता है और वह कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है। तभी जो आरूट होता है वह कहता है मेरा नाम तो डियोन हार्ट है। तो अभी डीमन किंग कहता है तो फिर क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। दोबारा सोचने पर क्या मुझे उसे कोई मिशन पर भेजना चाहिए। तभी वह अपने एक डीमन को बुलाता है और वह कहता है कि मैं सारे कॉप्स कमांडर की एक मीटिंग बैठाना चाहता हूँ, जल्दी से सारे कॉप्स कमांडर को गैदर होने के लिए कहो। और एक डेबलिश सी हंसी हंसते हुए कहता है कि आरूट अब तुम इससे सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। आरूट को भाई अलग ही सर्दी लग रही होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और कोई कहता है मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एक डीमन कहता है ओह सर लॉर्ड आरूट, और आरूट काफी ज्यादा बुरे मूड में होता है। वह कहता है कि पहले ही मैंने इस डीमन किंग की वजह से अपने एंजॉय करने का टाइम खो दिया है। पहले खुद ही कहता है कि जाकर आराम करो, अब मुझे खुद ही बुला रहा है। लेकिन रुको, अगर उसने मुझे बुलाया है तो बाकी के कॉप्स कमांडर को भी बुलाया होगा, तो ये तो काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल सा डीमन मुझे मार सकता है, वहाँ पर तो वो सारे होंगे। और क्या वह वहाँ पर मुझे बुलाकर मरवाना चाहता है। तभी उसे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एक डीमन कहता है कि क्या अब वे अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो दूसरा कहता है मुझे लगता है वे अचानक बुलाए जाने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तभी आरूट धीरे से कहता है मुझे अपने एक्सप्रेशंस को मेंटेन करना होगा, और ये अच्छा होगा कि अगर मैं उनसे कोई परेशानी खड़ा नहीं करूँ, क्योंकि मैं उनसे लड़ तो सकता नहीं। तभी एक डीमन गर्ल कहती है कि ये वही ह्यूमन वाला ह्यूमन है, और मैंने तो इसे पहली बार देखा है इसका। तभी डीमन बॉय कहता है क्या तुम्हें इनका नाम याद नहीं। मुझे ध्यान से सुनो, जब मैं इन्होंने हीरो को मारा था तब मैं भी वहीं पर था। इसके अलावा जब डीमन किंग ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब इसने काफ़ी एटीट्यूड में कहा था मेरा नाम है डीमन आरूट। दोनों ही डीमन उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। एक डीमन कहता है क्या वह कितना ही अनफॉरगेटेबल था, मैं उसे भूल भी नहीं सकता। तभी डीमन गर्ल कहती है हाँ ये तो एकदम डीमन जैसा नाम है। तभी आरूट वहाँ दूर से कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था मेरा नाम डियोन हार्ट है। तभी डीमन को कहता है अरे नहीं मुझे ऐसा लगता है उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। और सोचा जाए तो मैंने ये भी सुना है कि वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और क्योंकि वे अब किसी से लड़ नहीं पा रहे, तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे यहाँ पर खड़े होने पर भी मार सकते हैं। वहीं पर हमारा आरूट उदास होते हुए कहता है क्या मैं किसी को मार भी सकता हूँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। और बताया जाता है ये तो 100% वीक है।
मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि इससे मुझे कोई भी तंग नहीं करेगा और कोई भी मुझसे लड़ अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो मैं तुरंत ही मारा जाऊँगा। मुझे यहाँ पर किसी को पता लगने से बचना होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ और यहाँ से डिमोनिक रियल्म से बचकर निकलना होगा और मुझे कॉन्फिडेंट एक्ट भी करना होगा। तभी 2 गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी उनकी नज़र आरूट की तरफ जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा ही घबराते हुए बोलते हैं, लॉर्ड आरूट। आरूट कहता है, जल्दी से दरवाजे को खोलो। तभी डीमन किंग वेलकम करते हुए कहता है, लास्ट फाइनली आरूट तुम आ पहुंचे। और काफ़ी कोल्ड अंदाज में कहता है, जल्दी से यहाँ पर आओ। जिसे सुनकर आरूट पहले तो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, यहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या दिक्कत है भाई। तो अभी फर्स्ट कॉप्स कमांडर जयकार कहता है, तुम्हें डीमन किंग के बगल में बैठना चाहिए यार। तभी थर्ड कॉप्स कमांडर एसएल कहता है कि मैं जितना इसे देख रहा हूँ वह मुझे इतना ही वीक लग रहा है, मैं सोच नहीं सकता, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और मैं इससे लड़ना चाहता था। कमांडर फिलितान कहता है, सर आरूट, मैं सोचता हूँ कि आप कोई बहाना नहीं मारोगे इतनी लेट आने के लिए। तभी फोर्थ कॉप्स कमांडर एडलिया कहती है, अरे नहीं है, इनका कोई कारण रहा होगा जरूर से, और उसे एक चपेट भी मारती है। 11वीं कॉप्स कमांडर लीडी नेल कहती है, अगर इस मसल के ढेर को क्या जरूरत है हमारे लॉर्ड आरूट की इतनी बेइज्जती करने की। आरूट अपने मन में सोचता है, आखिरकार इतने कॉप्स कमांडर यहाँ पर क्यों आए हैं, ये तो काफी डरावना और थका देने वाला है, मैं अपने रूम में वापस जाना चाहता हूँ भाई। किंग पूछता है, आरूट क्या तुम ठीक हो? आरूट कहता है, हाँ मैं लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ। तो ड्यून किंग कहता है, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तभी आरूट अपने मन में सोचता है, मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता भाई। तभी एक सर्वेंट वहां पर आते हुए कहता है, लॉर्ड आरूट क्या मैं आपको ड्रिंक सर्व कर दूं? तभी आरूट काफी कोल्ड निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है और अब मनी मन काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। वह कहता है कि आखिरकार ये आ गई एल्कोहल, यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अब तक यहाँ पर डटा हुआ हूँ। लेकिन रुको जरा, इसमें क्या गलत है? यह तो एल्कोहल नहीं है, ये तो जिसे सुनकर सारी डीमन कमांडर और इसके साथ ही किंग भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। आरूट भी काफी कोल्ड अंदाज में कहता है, मुझे लगता है ये मेरे पास जो है वह एल्कोहल नहीं है। तभी आरूट कहता है, क्या ये अब मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं? तभी डिमन किंग अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं, आरूट अब इसे बंद करो, मैंने ही उनसे कहा था कि ऐसा करने के लिए। आरूट भी क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, क्या आखिर मेरे साथ ही क्यों? तभी डिमन किंग कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? क्या उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यूजलेस हूँ और मुझे अल्कोहल देना मेरे लिए वेस्ट होगा? क्या उन्हें सच में पता चल गया? इस केस में तो वो इकट्ठा हुए हैं मुझे मारने। मुझे सुनो, इससे पहले कि तुम गुस्सा हो जाओ, तुम ही वो कारण हो जिस वजह से मैंने ये मीटिंग बुलाई है। तभी डीमन किंग जोर देते हुए बोलता है, सिक्स कॉप्स कमांडर जल्दी से अपनी डिटेल्स को शेयर करो, जो डॉक्यूमेंट तुमने मुझे को दिया था। तभी सिक्स कॉप्स कमांडर कहता है कि यस माय लॉर्ड। तभी कहता है कि 12th कॉप्स कमांडर कल काफी समय से एक विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा था, वहां पर अचानक से डिमोनिक मॉन्स्टर की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी और अब डिमोनिक मॉन्स्टर को हैंडल करना 12th कॉप्स कमांडर के भी बस के बाहर है। जब डिमोनिक मॉन्स्टर का अटैक हुआ तो आधा विलेज खत्म हो चुका था, बचे हुए लोगों को हमने ले जाकर महल की बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे रख दिया और अब हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार उस प्लेस पर भी हमला कब हो जाए, तो हमें वहाँ पर काफ़ी सारे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। तभी एक डीमन कहता है कि आखिरकार, तभी मैं सोचूं 12th कॉप्स कमांडर हमारे साथ क्यों नहीं है, क्या वह उन बेचारे मॉन्स्टर्स का तो मारा गया? तभी एक और कहता है कि अपने शब्दों को देखो, एक बार डीमोनिक मॉन्स्टर्स भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो 12th कॉप्स कमांडर के लिए भी उनको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, क्या वे फील्ड प्रोडक्ट्स नहीं हैं? तभी आरूट कहता है, हाँ मैं इनकी बातों को समझ सकता हूँ। डिमोनिक मॉन्स्टर्स ये डिमोनिक डीमंस के बीच रहने वाले ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो डिमन किंग के द्वारा क्रिएट किए गए थे। ये सेंसलेस होते हैं और ये अपनी इंस्टिंक्ट्स और डिज़ायर के लिए लॉयल रहते हैं। ये डिमन किंग के लिए कभी लॉयल नहीं रहे थे और इसलिए इन्हें फेल्ड प्रोडक्ट्स भी कहा गया है। मैं सोच नहीं सकता आखिरकार जो 12th कॉप्स कमांडर है वह भी इन डिमोनिक मॉन्स्टर्स से हार गया, लेकिन फिर इससे मेरा क्या मतलब है? तभी सिक्स कॉप्स कमांडर वेलेथिन कहते हर रोज युद्ध होता है और हम अब भी ये नहीं जान पाए हैं आखिरकार उन मॉन्स्टर्स की संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। तभी डिमन किंग काफी कोल्ड अंदाज में कहता है, दशकों से हीरो जो होता था वह मॉन्स्टर्स को मारा करता था, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है अगर 12th कॉप्स कमांडर भी उन डिमोनिक मॉन्स्टर्स से हाथों मारा जाए। तभी वह हॉल में अजीब सी बदबूआहट होने लगती है और डिमंस कहने लगते हैं, क्या हीरो हीरो को तो लॉर्ड आरूट ने मारा था। तभी आरूट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और पसीने से लथपथ हो जाता है और वह कहता है, क्या क्या ये अब इसे एक्सक्यूज की तरह मुझे मारने के लिए यूज करोगे? लेकिन असल में तो हीरो को डीमन किंग ने मारा था। और क्या वह डीमन किंग नहीं है जिसने हीरो को पहले मारा था? तब वह कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह देखता है कि डीमन किंग कुछ कहने वाला होता है। डीमन किंग उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, ये आंखें मैं नहीं जानता हूँ। और वह पहले मुस्कुराता है, चिंता मत करो डीमन कॉप्स कमांडर, तुम ही वहां पर जाओगे और वहां पर रीइंफोर्समेंट का काम करोगे। तभी तभी आरूट पर मानो बिजली गिर पड़ी हो
और कहता है क्या? डीमन किंग ये कहता है हाँ तुम वहाँ पर जाकर अपने स्ट्रेस को रिलीव करना और मैं जानता हूँ तुम ये सब कर सकते हो। तभी कमांडर सोचता है क्या डीमन किंग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वे कितना ताकतवर है, जो डीमन किंग भी इस पर इतना भरोसा करते हैं। तभी आरोट कहता है डीमन किंग क्या आप मेरी बॉडी कंडीशन को नहीं देख पा रहे हैं? और वह अपने मन में कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मना कर दो वहाँ जाने से। तभी एक कमांडर कहता है क्या ये वहाँ पर नहीं जाना चाहता? तभी फर्स्ट कोस्ट कमांडर जयकार कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वह सब दिखावे वहाँ पर नहीं जाना चाहता, पर वह मैं देख सकता हूँ वह अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहा है। वहाँ पर जाने की उस रेम्पेज पर जाने उसकी बॉडी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इस कारण वह मना कर रहा है। तब वह कमांडर कहता है अच्छा तो ऐसा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तब फर्स्ट कॉप्स कमांडर कहता है हाँ ये सच में ही ऐसा है, इसका एटीट्यूड सच में एक कमांडर के जैसा है। तभी वह कमांडर कहता है अच्छा इसको ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर ही नहीं, अपने दिमाग से काम लेने वाला आदमी है और मैं तो अब इससे लड़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तभी डेमन किंग कहता है मैं तुमसे कुछ ज़्यादा करने के लिए तो कह नहीं रहा, तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर अपने स्ट्रेस को रिलीव करो उस विलेज में जाकर, मुझे पता है तुम ये सब कर सकते हो और ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तभी आरूट मन में कहता है नहीं ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है और मन में कहता है मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। और मैं ये बात कहना उनके ऐसे चेहरों को देखकर मैंने डिसाइड किया मैं वहाँ पर जाऊँगा। और ये बात भी वह काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए और रोशनी की शक्ल में कह तभी हमें देखा जाता है आरोट की कैरेज का सीन और आरोट भी बेहोश सी हालत में पड़ा हुआ होता है। वह कहता है क्या आखिरकार ये दिन आ ही गया, मैंने जैसे जैसे दिन पास आ रहा था आने का मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की वहाँ से भागने की। तभी हमें दिखाया जाता है आरोट का सीन जो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी डीमन किंग पीछे से आ जाता है और वह कहता है क्या तुमने पहले ही पैकअप पूरा कर लिया और क्या तुम इतनी ज़्यादा जोर से मरे जा रहे हो वहाँ जाने के लिए? तभी आरोट भी ज़्यादा घबरा जाता है। वह कहता है हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो वहाँ पर जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। और आरोट कहता है अगर मैं एम्पायर में चला भी जाऊँ तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी मेरी। वहाँ पर है एक ऐसा एम्परर जिसने मुझे डीमन किंग को मारने के लिए यहाँ पर भेजा और ये मेरा मुझे मारना चाहता है और मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन जैसा भी हो वे यहाँ से तो अच्छा ही हुआ। अरे नहीं रुको, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। तभी हमारा आरूट बाहर देखते हुए कहता है मेरी जीरो कॉप्स की टीम और जो जो ये ऐड है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, मुझे लगता है मुझे बाहर बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यही सब चीज़ों को संभाल लेंगे। तभी एक डीमन सोल्जर कहता है कि हम विलेज में थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं, तभी सभी सतर्क रहना और कोई भी अपना गार्ड डाउन मत करना। आरूट कहता है कि आखिरकार मुझे कुछ करने की क्या ही जरूरत है, चाहे डीमन किंग ने क्यों ना कहा हो और उसके पास एक पोटली। तभी वह पोटली में हाथ देते हुए कहता है अब मुझे चिंता करने की तो कोई बात नहीं है, चलो अपने इस अकेले टाइम को एंजॉय क्यों ना कर लें। तभी वह निकालता है एक वाइन की बोतल जो कि बताई जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेट वाइन है जो कि सिर्फ डिमोनिक रियल में ही मिलती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अजीब है। और बताता है कि जब मैं वहाँ पर हॉल में था तो मैं डीमन किंग की वजह से पी नहीं पाया था, लेकिन अब वे क्या मुझे रोक सकते हैं इसे पीने से? और दिखाया जाता है किसी को पता चले बिना ही उस वाइन की बोतल को वहाँ से चुरा लिया होता है। तभी हमारा आरूट कहता है भाई सब व्यक्ति वाइन पीते हुए मरता है, उसकी स्पिरिट का जो ऑरा होता है भाई साहब वो अलग ही लेवल का होता है, तो क्या मुझे इसे एक बार ट्राई नहीं कर लेना चाहिए? और ऐसा कहकर पूरी बोतल को डकार जाता है और कहता है क्या ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और मुझे एक बार के लिए लगा मैं अब जिंदा हूँ। तभी एड सोचता है क्या वह तो काफ़ी ज़्यादा ही शांत है, क्या सर आरूट अब भी अच्छा महसूस, क्या यह उस इंसिडेंट के कारण तो नहीं जो हमारे आने से पहले हुआ था? तभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन। तभी आरूट कैरेज में चढ़ रहा होता है, तभी पीछे से कोई चिल्लाता है सर आरूट रुको। तभी डीमन कहता है कि मुझे पता है आप हॉर्स पर राइड करना चाहते हो, पर अपनी एक बार अपनी हेल्थ को तो देखो, कृपया जब तक आप फुली रिकवर ना हो जाओ सिर्फ कैरेज में ही राइड करूँ। अजीब अंदाज में कहता है क्या ये क्या कह रहा है, आखिरकार मैं हॉर्स पर क्यों राइड करूंगा, मैं तो कैरेज में ही बैठूंगा ना भाई, और आखिर कौन ही ऐसे फ्यूरियस बीस्ट पर बैठना चाहेगा। तभी आरूट कहता है चलो ठीक है तो मैं जाता हूँ और कैरेज में जाकर बैठ जाता है। और एड भी उन्हें देखता है और काफ़ी गलत ही मतलब निकाल लेता है। वह कहता है कि मुझे पता है मैं सर आरूट के साथ काफ़ी टाइम से रहा हूँ और मुझे पता है कि वे घोड़े की पीठ पर बैठना चाहते हैं और इस पर जाना चाहते हैं, और सर आरूट को काफ़ी टाइम हो गया अपने डिजायर्स को छुपाते छुपाते, पर अब हम कर सीधा डीमन किंग की तरफ से आदेश है, हमें ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी एक लेडी सोल्जर कहती है लेफ्टिनेंट सामने विलेज है। तभी हमें देखा जाता है विलेज का सीन जो कि पूरी तरह से जल रहा होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमंस की लाशें पड़ी हुई होती हैं। एक कहता है कि यह कितना भयानक है। तभी एड कहता है मुझे लगता है डीमोनिक मॉन्स्टर पहले ही इस एरिया को ख़त्म करके जा चुके हैं, वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो जाकर उन्हें चेज करते हैं, उन्हें पकड़ कर मार देते हैं। तभी वे अपने सामने देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमोनिक मॉन्स्टर होते हैं, जिसे देखकर वे कहते हैं डीमोनिक मॉन्स्टर्स। तभी एड कहता है क्या क्या वे हमारा इंतजार कर रहे थे, सभी बैटल के लिए तैयार हो जाओ, सर आरूट के लिए लड़ो जो हमारे ऊपर निर्भर हैं। तभी हमें देखा जाता है डीमोनिक मॉन्स्टर्स को जो कि हमारी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। सारे डीमंस काफ़ी जोरों शोरों से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और काफ़ी तगड़ी बैटल चल रही होती है। तभी हमें देखा जाता है एड का सीन जो कि कहता है क्या ये सब ऐसा ही होना था।
तभी कोई कहता है पीछे से, सर एड जल्दी से अपने पीछे देखो, वहां पर होता है काफी बड़ा एक बियर मॉन्स्टर, जिसे देखकर एड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, फिर हमें दिखाया जाता है डिमोनिक पैलेस का सीन, जहाँ पर कोई कहता है योर मैजेस्टी, क्या वहां पर जीरो कॉप्स कमांडर को भेजना अच्छा रहेगा। तभी डिमन किंग कहता है क्या तुम उस मॉन्स्टर को मारने के मिशन के बारे में बात कर रहे हो। तभी फर्स्ट कॉप्स कमांडर जेकार कहता है क्या वहाँ पर ज़्यादा मॉन्स्टर्स नहीं है तो हमें और रिइंफोर्समेंट नहीं भेजनी चाहिए वहाँ पर। तभी डिमन किंग कहता है हाँ मुझे पता है वहाँ पर जो जीरो कॉप्स हैं, जो उनकी जीरो कॉप्स काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, मुझे इसकी गारंटी है। और इसके अलावा अगर वो कोई डेंजर भी फेस करते हैं तो वहाँ पर वह भी है। अभी भाई हमें दिखाया जाता है आरूट का सीन, जो कि काफ़ी बेड़स तरीके से उस वियर को मार कर सामने आ जाता है और वियर के खून के छींटे आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पीछे से कहता है सर आरूट, चलो शुक्रिया आप यहाँ पर आ गए, मैं आपको रिक्वेस्ट करने ही वाला। तभी उसकी आंखों के सामने तलवार आ जाती है और भाई हमारा आरूट काफ़ी डबल सी स्माइल देते हुए कहता है क्या तुम मेरे। वह एड कहता है नहीं सर मैं नहीं हूँ, और वह कहता है ये हमारे मास्टर की एक ड्रंक पीने की आदत है। तभी आरूट अपने पीछे मुड़ता है और देखता है काफ़ी विशाल का मॉन्स्टर को और कहता है क्या तो फिर यह है मेरा मॉन्स्टर। तभी वह बियर मॉन्स्टर उस पर काफ़ी तगड़ा अटैक करता है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी एड कहता है सर आरूट। तभी आरूट को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है। फिर भी उसकी डेविलिश मुस्कान उसके चेहरे से नहीं जाती और कहती है क्या, और एक स्टेप आगे लेता है और उस मॉन्स्टर पर स्लेसेस की बौछार कर देता है। तभी पीछे से लेकिन उनको भी मारता हुआ आगे निकल जाता है और चारों तरफ खून के छींटे उड़ रहे होते हैं और आरूट की मैडनेस उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर सारे डीमंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो क्या जीरो कॉप्स कमांडर आरूट भी अपने पागलपन में कह पा रही है पागल डीमंस, और उस मॉन्स्टर में तलवार को दिए ही जा रहा होता है और खून की छुट्टी चारों तरफ उड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर चारों तरफ जो डीमंस होते हैं वे काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और यहाँ पर हमारा आरूट काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। तभी कोई कहता है जीरो कॉप्स कमांडर, तभी सामने वाला बैठा व्यक्ति कहता है हाँ। तभी वह बंदा कहता है कि जैसे कि हमें डिमोनिक रियम से रिपोर्ट मिली है वहाँ पर एक जीरो कॉप्स टीम का एक कमांडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक्सट्रीमली ब्रूटल है। कमांडर जो है वह डीमन किंग का एक काफ़ी खतरनाक टैलेंट है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ राजा कहता है क्या यह तो मुझे किसी की याद दिलाता है, और इस किंग का नाम होता है एड्यूर्डो डेजर्टी। तो अगर ऐसा ही है और ऐसे ही वे डिमोनिक रियल्म से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन को पूरा करना। मुझे लगता है मुझे एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। और कहता है मैं तुम्हें एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ एक काफ़ी तगड़ी अचीवमेंट पाने की। तभी वह बंदा कहता है मैं रॉयल ऑर्डर्स को हमेशा पालन करूँ। तभी किंग अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो क्या फिर तुम मेरे टैलेंट क्यों नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें जिससे मैं आपके नए एपिसोड बना सकूं। तभी कोई बताता है 8 साल की बैटल सिर्फ एम्पायर की ग्लोरी के लिए, पूरे मैदान था युद्ध का खून से रंग गया और उन सब के बीच में था वैनगार्ड का एक नोबल सेक्रीफाइस फ्रंट लाइन पर। तभी हम देखते हैं हमारे आरूट को जो कि काफी तगड़े युद्ध में भाग ले रहा था। तभी हमारा आरूट कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वे कोई सेक्रीफाइस नहीं थे बल्कि वे तो थे मीट सील जिन्हें एम्पायर की तरफ से भेजा गया था। सही शब्दों में बताया जाए तो वो था एक कंप्लीट हेल जहाँ पर हो रही होती जोर की लड़ाई। कोई कह रहा होता है कोई वापस मत जाना, एक सोल्जर कहता है अपने पूरे साहस के साथ लड़ो, यह सिर्फ एम्पायर के लिए है, कोई भी पीछे मत हटना। तभी कोई बताता है मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था इस हेल में, और ना ही मैं अपनी जान को इस एम्पायर के लिए रिस्क में डालना चाहता था। और क्या एम्पायर के लिए अपनी जान को रिस्क में डालना क्या ही एक जोक है। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था और ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था। और क्या ही मजाकिया बात है मैं अपनी जान को ऐसे एम्पायर के लिए खतरे में डालूं जो मेरी लाइफ को एक हेल में डाल देता है। मैंने वो सब कुछ किया जिससे मैं सरवाइव कर सकता था और उनसे बदला लेना। तभी आरूट के पीछे से एक और आरूट आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है जिससे उसकी आंखें वहीं पर खुल जाती है। आरूट कहता है क्या वह कोई सपना था। वह तो काफी ज्यादा सीरियस सा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वो सब मेरे साथ पहले हो चुका है और यह रूम। तभी कोई कहता है सर आरूट क्या आप जाग चुके हो। तभी आरूट कहता है एड और बेन तुम दोनों। तभी एड कहता है सर तुम तो पूरे दिन सो रहे थे। तभी डॉक्टर बेन कहता है मैंने तो काफी मुश्किल से जब तुम सो रहे थे तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था और मैं तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था जब तुम खून में लथपथ होकर यहाँ पर आए थे। तभी हमारा आरूट कहता है क्या ऐसा कब हुआ था, मैं तो वहां पर था ना उस मिशन पर। तभी एड कहता है हाँ जो डिमोनिक मॉन्स्टर को मारने का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर कंप्लीटली फियर से भर गए थे और हम फिर यहाँ पर वापस आ गए क्योंकि जब तुम बेहोश हो गए थे हमें कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। तभी एड और विनती करते हुए कहता है मुझे माफ कर देना अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्गर होता तो। तभी आरूट चौंकते हुए कहता है क्या मिशन कंप्लीट भी हो गया और तुम्हारा क्या मतलब है मैं बेहोश हो गया था।
तभी डॉक्टर वेन कहता है तुम मुझे लगता है तुम टेम्पररी एनेस्थीसिया से जूझ रहे हो। ये एक तुम्हारी छोटी मोटी इंजरीज के कारण हो सकता है, क्योंकि जब तुम डिमोनिक मॉन्स्टर से लड़ रही थी तो तुम बेहोश हो गए थे और तब से जाकर अब जगे हो, तो ऐसा हो सकता है, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तभी हमारा आरूट चौंकते हुए कहता है क्या एनेस्थीसिया? फिर वह अपने मुंह को अपने हाथ पर रखकर कुछ पास्ट की बातें सोचने लगता, जहाँ पर उसने कैसे बोतल से दारू पीकर कैसी तबाही मचाई हुई थी। और वह कहता है ये मेमोरीज, क्या ऐसा तो नहीं है मैंने पीकर इनके साथ काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी की हूँ? तो गाइस हमारे आरूट को पिछली रात की कोई भी बातें याद नहीं, किस तरह इसने मॉन्स्टर्स को मारा। अब मैं सोचता हूँ तो मैंने जब ज्यादा दारू पी ली थी तो मैं ब्लैकआउट हो गया था। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई इंजरी लगी नहीं हो, बल्कि मैंने दारू पीकर वहां पर काफी ज्यादा दंगा मचाया हो और सोल्जर्स ने ही मुझे पीट दिया हो। तभी डॉक्टर मैन चमकती हुई आंखों के साथ बोलता है अरे नहीं आरूट सर, मैंने तो सुना था कि तुमने बिना जीरो कॉप्स की हेल्प लिए ना किसी सिंगल कैजुअलिटी के साथ सभी मॉन्स्टर्स को मार कर आया। वहां पर तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स थे, ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी आरूट कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर बैन कहता है आप तो काफी ज्यादा हम्बल हो सर। आरूट कहता है क्या? तभी आरूट धीरे से बोलता है सच में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, जो भी किया एड और जीरो कॉप्स ने किया था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और तभी जोर से बोलता है एड मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे काम में दखल दी और मैं तुम्हारे ऊपर एकदम बर्डन बन के ले गया। जिसे सुनकर एड भी थोड़ी देर के हैरान हो जाता है। तभी एड कहता है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने तो फ्रंट लाइन पर काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मारा था, आप तो कमांडर के रूप में मेरे एक रोल मॉडल हो। तभी डॉक्टर बैन कहता है सर आरूट अब की बार तुमने काफी ज्यादा कर दिया, हम सभी को पता है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आपको भी ये जानना चाहिए कि आपकी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा वीक है साइड इफेक्ट्स के कारण, तो कृपया अगली बार से ध्यान रखें। तभी एड भी साथ देते हुए कहता है हाँ सर हमें भी माफ करना, आप हम पर पूरा विश्वास नहीं करते हो। तभी हमारा आरूट सदमे में जाते हुए कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक मॉन्स्टर को कैसे मार सकता हूँ? तभी एड काफी जोर से कहता है सर आज हम आपके ही भलाई के लिए एग्जिस्ट करते हैं सर आरूट, हम आगे जाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगे, तो आपको आराम करना चाहिए और इतना तो ट्रस्ट करना ही चाहिए। और ऐसी मोटिवेशनल बातों को कहकर एड भी काफी ज्यादा सुपर सियान बन रहा होता है और हमारा आरूट स्ट्रेस के लेवल को हाई करता जा रहा होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। तभी आरूट धीरे से कहता है ये तो मुझे काफी ज्यादा ही स्ट्रेस में डाल रहे हैं और मैं मेरे पास तो इतनी एबिलिटी है ही नहीं, मैं आखिर में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी वहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों कमांडर वहाँ पर आ जाते हैं। फोर्थ कमांडर कहती है सर आरूट हमने सुना आप जाग चुके हो। तभी थर्ड कमांडर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी आवाज को धीरे रखो, जीरो कॉप्स कमांडर अभी भी रिकवर हो। तभी फोर्थ कमांडर कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा तुम ही ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, फॉलो क्यों कर रहे हो? तभी थर्ड कमांडर कहता है कि ऐसे जोक मारना बंद करो, मैं तो यहाँ पर जीरो कॉप्स कमांडर को रेस्पेक्ट शो करने के लिए आया था। आरूट कहता है अब ये यहाँ पर क्यों आए हैं भाई? तभी वहाँ पर फर्स्ट कमांडर जयकार आते हुए कहता है गाइस तुम्हें यहाँ पर जाकर शर्म आनी चाहिए। वहाँ पर हमारा आरूट और भी ज्यादा हैरान। तभी जयकार कहता है अगर तुम यहाँ पर इनसे मिलने ही आए हो तो यहाँ पर चुपचानी से आओ, ग्रेट करो और यहाँ से चले जाओ। क्या तुम देख नहीं पा रहे जीरो कॉप्स कमांडर यहाँ पर तुम्हारे आने से कम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं? तभी वे दोनों आरूट की तरफ देखते हैं जिस पर आरूट का चेहरा काफी बुरा हुआ होता है। थर्ड कमांडर कहता है सर आरूट मुझे माफ करना। आरूट मन में कहता है तुम सभी भाग जाओ, बट रियलिटी में काफी कोल्ड अंदाज में कहता है आखिर मैं इन सभी से छुटकारा कैसे पाऊं? जिसे सुनकर सभी के पसीने छूट जाते हैं और थर्ड कमांडर कहता है नहीं यार मुझे पहले ही ध्यान रखना चाहिए था कि ये जब से मिशन से लौटे हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तभी फर्स्ट कमांडर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर आप कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिमोनिक कासल में फाइट करने से बचो और एक दूसरे को मारो नहीं, ये भी श्योर करो। तभी आरूट कहता है क्या तुम्हारा मारने से क्या मतलब है? और अपने मन में सोचता है किल मारना, मैं किसे मार सकता हूँ, ये तो काफी मजाकिया बात है, मैं तुम्हें एक हिट भी दे पाऊँ वो भी काफी बड़ी बात होगी। तभी आरूट कहता है अगर इन सभी बास्टर्ड ने पता लगा लिया कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ तो ये तो मुझे मार ही देंगे और ना ही मुझे कोई मर्सी दिखाएंगे, तो नहीं रुको मर्सी। तभी थर्ड कमांडर कहता है सर आरूट सोचता है क्या मुझे अपने भले के लिए इनको दया के बारे में सिखाना चाहिए? अगर ऐसा हो सका तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर जब ये पता लगा ले कि मैं वीक हूँ तो ये मुझे छोड़ भी दे। थर्ड कमांडर कहता है कि अगर आप ज्यादा ही गुस्से हो तो मैं माफी मांगता हूँ। तभी आरूट कहता है हाँ मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ और मुझे काफ़ी सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए, मेरी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा हकला रही है, मुझे अपने अपसेट मूड को नहीं दिखाना चाहिए ना। आरूट की ऐसी पागलपन भरी बातों को सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे मैं वायलेंस करूँ, क्योंकि मैं सिर्फ गुस्सा हूँ। कुछ समयों पर मर्सी देने में कोई भी नुकसान नहीं है। क्या तुम समझते हो आखिर मर्सी क्या होती है? चाहे कोई झूठ ही क्यों ना बोले, चाहे कोई मुझसे भी कमजोर क्यों ना हो, फिर भी हमें उन्हें दया दिखानी चाहिए। मुझे लगता है वे शायद समझ गए होंगे। इस लेसन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना और आगे चलकर मुझे माफ। तभी सभी कमांडर्स के तोते उड़ गए होते हैं और वे कहते हैं हाँ हम इसे अपने दिमाग में रखेंगे। आरूट कहता है क्या इस एटमॉस्फेयर को क्या हो गया, क्या ये इतने आसानी से खत्म भी हो गया?
तभी फर्स्ट कमांडर कहता है चाहे इसने हमें माफ़ी क्यों ना कर दिया हो, ये तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा डरावना था, मन में ही कहता है। और फिर वह आरूट से कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ कि आपने अपने मिशन को काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर दिया, आप तो काफ़ी ज़्यादा ही मेहनती हो। तभी फोर्थ कमांडर काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहती है कि सर आरूट, मुझे काफ़ी सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। वे कह रहे थे कि आपने आधे मॉन्स्टर्स को तो अकेले ही हरा दिया था, जिसे सुनकर हमारे आरूट के तोते उड़ जाते हैं। तभी वह कहती है क्या आप सही हैं सर आरूट? तभी आरूट कहता है हाँ मैं सही हूँ। क्या मैंने अब आधे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया? आखिर इन अफवाहों को कौन फैला रहा है? मन में ही कहता है। और वह फिर धीरे से कहता है इस तरीके से मैं तो सारी अचीवमेंट्स को अपने आप ही ले लूंगा। और मनी मन एड को सॉरी कह रहा होता है। एड भी काफी जोरों से मुस्कुरा रहा होता है। फिर वह कहता है क्या इसके एक्सप्रेशन के साथ क्या गलत है? तभी थर्ड कमांडर कहता है कि मैंने आपकी वीरता की काफी सारी कहानियां सुनी है, तो मैं आपसे एक फेवर मांगने चाहता हूँ। आरूट कहता है क्या एक फेवर? फिर थर्ड कमांडर कहता है हाँ सर आरूट, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक स्पार मैच है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर हमारे आरूट की हालत ख़राब हो जाती है और कहता है क्या? फिर हमारा आरूट काफ़ी चौंकते हुए कहता है क्या ये कोई छोटे मोटे डीमन के साथ स्पार मैच थोड़ी है, ये तो है थर्ड कॉप्स कमांडर के साथ एक स्पार मैच, जो कि है एलाइट गार्ड्स का देखने वाला और डीमन किंग का प्रोटेक्टर। अब तेरा क्या होगा कालिया? तभी नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और फिर वह कहता है क्या एक स्पार मैच, वो भी मेरे साथ? फिर वह कहता है हाँ सर आरूट, मैंने आपकी मानता काफ़ी सारे किस्से सुने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ सिखाओ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। फर्स्ट कमांडर भी कहता है हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है भाई। तभी कॉप्स कमांडर धीरे से कहता है सोचा जाए तो जीरो कॉप्स कमांडर ने आज तक किसी के साथ स्पार मैच नहीं किया है जब से वे एक कमांडर बने। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी उनके स्किल्स को देख पाऊंगा और मैं सोचता हूँ क्या वे स्पार मैच को स्वीकार करेंगे। तभी फोर्थ कॉप्स कमांडर कहती है ओह माय सर आरूट, ये तो आपका स्पार देखना काफी मजेदार होगा। मेरी फोर्थ कॉप्स की टीम यानी मेरी टीम तो इन्फॉर्मेशन का ही काम करती है, हम इस इन्फॉर्मेशन को चारों तरफ फैला देंगे जिससे काफी सारे देखने वाले लोग आएंगे। तभी थर्ड कॉप्स कमांडर इरिटेट होते हुए कहता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि चाहे कोई देखने आए या ना आए, बस इतना ध्यान रखना कि वे हमें डिस्टर्ब ना करें जब हम लड़ रहे हों। तभी आरूट कहता है नहीं मैं स्पार करना नहीं चाहता और मन में सोचता है मैं इन्हें देखकर मना भी तो नहीं कर सकता। अरे नहीं, ये तो अपने आप ही सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं, आखिर ये सेंस भी कैसे बनाता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। अगर इस मॉन्स्टर का एक भी पंच मेरे ऊपर पड़ गया तो मैं तो लाखों पीसेस में बट जाऊंगा भाई। किस पार को एक्सेप्ट करना ये तो मेरे लिए काफ़ी परेशानी भरा होगा। फिर आरूट अपने सर को पकड़ते हुए कहता है मुझे अभी कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि जब से मैं मॉन्स्टर से लड़कर आया हूँ मुझे साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं, तो मेरी अवे स्ट्रेंथ वापस नहीं आई है, मैं मर सकता हूँ। नहीं मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, फिर मैं मन में सोचता है क्या मैं आखिर में क्या कह रहा हूँ भाई। थर्ड कॉप्स कमांडर कहता है क्या वे बैटल को अवॉइड कर रहे हैं, क्या वे मुझसे लड़ना नहीं चाहते। तभी आरूट मन में सोचता है देखो इन सस्पिशियस आइज को, लगता है मैं ऐसे नॉर्मल से इस झूठ के साथ यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। तभी कोई कहता है अमेजिंग। तभी सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या आखिरकार एक कमांडर के सामने भी इतना अच्छा एटीट्यूड। मैं सोचता था कि आखिर एक कमांडर से या कोई भी स्पार मैच करने से क्यों अवॉइड करते हैं, लेकिन वे अपने अपोनेंट के बारे में सोचते हैं, जिसे सुनकर दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या। तभी थर्ड कमांडर कहता है क्या क्या ऐसा हो सकता है। आरूट अपने मन में कहता है क्या ये क्या है। तभी फर्स्ट कमांडर कहता है ये तुम्हारे भले के लिए ही है, इसलिए तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट किया है। और कहता है कि अपने गुस्से को काबू कर पाना अभी इनके लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होगा क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अपने बैटल को किए हुए। तभी थर्ड कमांडर कहता है क्या इसका मतलब है कि अगर इस एक बार स्पार मैच चालू हुआ तो वो मेरे अंत के साथ ही खत्म होगा। और थर्ड कमांडर अपने मन में सोचता है अब जीतने का इतना अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भाई साहब मेरे पास भी कभी नहीं था। मैं भी सोचता था कि दूसरे कमांडर से लड़कर मैं भी जीत जाऊंगा, लेकिन मुझे कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि मैं सच में ही जीत जाऊंगा पूरे मैच को। आखिर ये किस प्रकार का बंदा है भाई। तो आखिर यही वो टैलेंट है जिसे डीमन किंग भी एक्नॉलेज करते हैं। तभी थर्ड कमांडर कहता है सर आरूट, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी तो हुआ हूँ पर मैं अपनी विक्ट्री को पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता और नहीं ये कह सकता कि मैं जो इस बार मैच होगा उसमें जिंदा ही बचकर वापस आऊँगा। अब मेरे पास वो जिगरा नहीं रहा आपसे लड़ने का। सर आरूट मुझे माफ़ करना। चाहे कुछ भी हो इसने मेरे प्राइड को तो हर्ट किया है, लेकिन मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने मेरे बारे में सोचा। आरूट भाई अलग ही सदमे में और कहता है क्या वह मान गया। तभी एड भी अपने मन में सोचता है कि सर आरूट जैसा कि इनसे सोचा ही गया था, सभी कमांडर इनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। तभी आरूट कहता है मुझे तो समझ में तो नहीं आया आखिर क्यों, लेकिन ये अब के लिए तो टल ही गया। तभी थर्ड कॉप्स कमांडर काफ़ी ईविल से स्मर्क के साथ कहता है इसके ऊपर अभी भी गिव अप नहीं किया है। जब मैं अपनी एक इनफ स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को इकट्ठा कर लूँगा कि मैं मर नहीं पाऊँगा एक स्पार मैच में, तब मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट दूंगा एक स्पार मैच करने की। और भाई आरूट अपने मन में ही रोते हुए कहता है नहीं मैं नहीं करना चाहता भाई। फिर थर्ड कॉप्स कमांडर कहता है जब से मैंने इनसे प्रॉमिस किया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर सी महसूस हो रही है, अब तो मैं ये करके ही दिखाऊंगा। तभी आरूट भाई बगल से कहता है कृपया एक बार मुझे भी तो सुन लो कोई। और फिर थर्ड कॉप्स कमांडर वहाँ से जाते हुए कहता है तो सर आरूट मैं यहाँ से जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। और हमारा आरूट उसे रोकने के लिए कहे जाता है और फर्स्ट कॉप्स कमांडर कहता है कि अब तो वो जा चुका है।
तभी फर्स्ट कॉप्स कमांडर कहता है अब तक उसके पास कोई भी एम्बिशन नहीं था, अब उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मकसद आ गया है, तो अब वह काफ़ी अच्छे से चीज़ों को करेगा। अब ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फोर्थ कॉप्स कमांडर कहती है कि हाँ, ये वह काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने वाला व्यक्ति है। वहीं कोने में हमारा आरूट कहता है ये तो मुझे पागल कर देंगे भाई। वहीं पर हमारे आरूट के सर में दर्द होने लगता है। एड कहता है सर आरूट क्या हुआ, क्या आपको फिर से बुखार आ रहा है? तभी एड कहता है कमांडर कृपया मुझे माफ करना, सर आरूट को अब रेस्ट चाहिए। फर्स्ट कमांडर कहता है मुझे माफ करना और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। फोर्थ कमांडर भी कहती है कि अच्छे से रेस्ट करना और अच्छे से रिकवर भी हो जाना। और भाई हमारे आरूट की तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो कह रहा होता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी फर्स्ट कॉप्स कमांडर भी कहता है सर आरूट जब आप थर्ड कॉप्स कमांडर के साथ एक स्पार मैच कर लोगे तब मैं भी आपसे पूछूंगा एक स्पार मैच करने की। जिससे सुनकर थोड़ी देर तो सन्नाटा छाता है, फिर भाई आरूट बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है और अब तो सिर्फ एक ही बात रट रहा होता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है किसी का वो होता है हमारा आरूट जो कि कहता है ये तो काफी ज्यादा थका देने वाला था, मैंने बड़ी मुश्किल से मार्क्स से करना मैनेज किया। पहले तो वो एड जो कि कह रहा था कि हमें जीरो कॉप्स को देखना चाहिए, वो आपको देखना चाहते हैं और ना जाने क्या क्या। और एक बैंड डॉक्टर जो कि कहता है कि हम हमेशा रूम में पड़े रहना भी अच्छा नहीं है, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप अच्छी रिकवरी पा सको। और बीच में थर्ड कॉप्स कमांडर भी मिल गया था जो कह रहा था कि आप जीरो कॉप्स को देखने जा रहे हो तो देखो मैं भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको हरा के ही रहूँगा। और यहाँ पर हमारा आरूट का सर तो फटा जा रहा होता है। वह कहता है क्या आखिर ये सब मुझसे क्या चाहते हैं, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दो। और एक पत्थर को लात मारते हुए फेंकता है जो कि जाकर किसी की टपली पर लगता है जो कि होते हैं 3 पागल डीमंस। और एक कहता है आखिर कौन है वहाँ पर, और तभी उसे कुछ महसूस होता है। वहाँ पर होता है हमारा आरूट जो कि उनसे माफी भी मांग रहा होता है। वह कहता है मुझे माफ करना। और वे तीनों डीमन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं सर आरूट मुझे माफ करना, सर आरूट हम आपको ग्रीट करते हैं और हमने आपको डिस्टर्ब किया तो हमें माफ करना। आरूट कहता है डिस्टर्बेंस से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी एक डीमन कहता है कि हम तो इस लोली इंक्यूबस को एक थोड़ा सा लेसन सिखा रहे थे क्योंकि ये हमारे रास्ते को ब्लॉक करके खड़ी हुई थी, इसकी देखभाल कर लेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो सर आरूट। और बताया जाता है इंक्यूबस ये वे डीमन होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डरा सकते हैं। वहीं पर वो लिटिल डीमन खड़ी पड़ी हुई होती है। आरूट मन में सोचता है लोली इंक्यूबस ये तो काफी लो रैंक के डीमन होते हैं, क्या ये गैंग बनाकर इसे परेशान कर रहे थे? तभी डीमन वहां से हंसकर जाने लगता है और कहता है कि हमें शायद यहाँ से चले जाना चाहिए सर आरूट। धीरे कहता है कि अब इसका मूड अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी से भागो भाई। तभी आरूट कहता है कि धीरे से कि चलो अच्छा हुआ वो यहाँ से अपने आप ही चले गए, मुझे कुछ करना भी नहीं पता नहीं आखिर क्यों गई, लेकिन अब मैं इस बच्चे के साथ मैं अपने आप से भी कमजोर डीमंस को देखता हूँ तो ये मुझे काफी परेशान करता है। तभी वह इंक्यूबस डीमन कहती है कि क्या क्या वह मेरी तरफ ही देख रहा है? ऐसा सुन माना जाता है कि वह काफी ज्यादा शांत रहता है लेकिन जब ब्रूटल होता है तो ये किसी भी डीमन से काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तो इसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और फिर वह डीमन सोचती है क्या मैं अब सच में मरने वाली हूँ? तभी आरूट अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो? वे जो वास्टर्ड थे वो यहाँ से जा चुके हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह डीमन सोचती है कि इसकी आंखें तो मुझे डिस्कस के साथ नहीं देख रही, ये तो काफी सद्भावना के साथ देख रही हैं। आखिर कितना लंबा समय हो गया जब से मैं इतने अच्छे से ट्रीट की गई हूँ। फिर वह कहती है कि सर आरूट मैं तो एक इंक्यूबस हूँ, अगर मैं आपके हाथ को पकड़ूंगी तो आपको डिस्कस फील नहीं होगा क्या? लेकिन आरूट खुद से ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर वह उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुम सोचती हो कि मैं एक ह्यूमन हूँ फिर मैं डिस्गस्टिंग हूँ? फिर वह डीमन कहती है अरे नहीं ऐसा ऐसा हो भी कैसे सकता है? तभी वह कहता है ऐसा ही मेरे साथ है तो चिंता मत कर, तुम छोटे बच्चे तुम तो इस डीमन रियल में सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। और वह अपने मन में सोच रहा होता है आरूट। यह डीमन गर्ल कहती है कि आखिर तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो? मैं अब काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझसे ऐसा व्यवहार कभी भी पहले नहीं किया गया। और वह काफ़ी इविल सी स्माइल देते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं आपको रिपे करूंगी, तो क्या आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है? आरूट इसके शब्दों को सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है समय। और फिर वह कहता है लगता है मैं फिर किसी उलझन में उलझ गया और मुझे कुछ अच्छा भी महसूस नहीं हो रहा। तभी हमें दिखाया जाता है डीमन किंग जो कि आरूट के कमरे में आया होता है और वह कहता है क्या आरूट तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? फिर वह देखता है और कहता है हूँ। आरूट कहाँ गया? तो तभी हमारा आरूट कहता है क्या टाइम मेरे पास कुछ करने के लिए तो है नहीं। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आपको मुझे रिपे भी तो जो करना है, मैं आपको गार्डन का टूर दे सकती हूँ जहाँ पर आपको काफी सारी औषधियाँ भी मिल सकती हैं जिनसे आप काफी जल्दी रिकवर हो भी हो जाओगे। सर आरूट आप एक कमांडर हो तो आप शायद काफी ज्यादा बिजी रहते होंगे, अगर आप अभी भी बिजी हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में कभी। तभी आरूट सोचने लगता है क्या डीमन किंग कासल में कोई गार्डन भी है? अरे वाह ये तो काफी मजेदार है, क्या डीमन कासल में एक गार्डन, इसमें तो मुझे मजा आएगा चलो। फिर वह जो लड़की होती है वह ग्रीट करते हुए कहती है हाँ सर आरूट यहाँ पर है एक कारण, माफ करना मैंने काफी देर लगा दी ग्रीट करने में।
तभी वह लड़की ग्रेट करते हुए कहती है, सर आरूट, मेरा नाम हेन है और गार्डनर हूँ जो कि यहाँ पर डीमन किंग कासल में सभी प्लांट्स की देखभाल करती है। आरूट कहता है, क्या गार्डनर, क्या ऐसा भी कोई काम यहाँ पर डीमन किंग कासल में एग्जिस्ट करता है? फिर वह सोचता है, क्या एक गार्डन, वह तो काफी सारे फूलों से भरा हुआ होगा और वहाँ पर फ्रेश एयर भी होगी, और वह अपने आप को एक काफी सुंदर से गार्डन में बैठा हुआ इमेजिन करता है। और फिर आरूट कहता है, ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे गाइड करोगे उसमें? तभी वह जो लड़की होती है वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वह कहती है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और वह सोच रहा होता है, चलो अंत में मैं दोबारा से सांस ले पाऊंगा अच्छी तरीके से। अभी वे गार्डन में आ जाते हैं जो कि काफी सुंदर भी लग रहा होता है, और आरूट मन में कहता है, क्या अच्छा, तो ये वह जगह है, तो काफी शानदार लग रही है, एक काफी रिफ्रेशिंग सेंट और एक काफी फ्रेश एयर है। वह आरूट आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से कोई मुंह खोलकर उसके सामने आ जाता है, और वो होता है एक जंगली पौधा, जिससे हमारा आरूट बाल बाल बचता है। भाई साहब, आरूट भाई अलग ही सदमे में और घबरा रहा होता है। वह कहता है, क्या क्या क्या, ये क्या है भाई साहब? तो वह लड़की कहती है, ये एक प्लांट है सर आरूट, पर आपको ऐसा हमला नहीं करना चाहिए प्लांट। और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊं? वह प्लांट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब वह लड़की कहती है कि सर आरूट, मुझे माफ करना, यह काफी ज्यादा खुश हो गया था जब आप यहाँ पर आए थे बगीचे में। फिर हमारा आरूट धीरे से कहता है, जब मैंने इस लड़की को देखा था तो मुझे लगा था ये काफी कमजोर सी डीमन होगी, और यह मुझसे काफी वीकर है, तो मैं भी काफी ज्यादा बॉदर हो रहा था इसे देख। लेकिन माई आस, ये तो एक काफी पावरफुल डीमन लग रही है, और ये कोई नॉर्मल डीमन तो नहीं हो सकती। लेकिन रुको जरा, अगर ये यहाँ पर एक ऐसा खतरनाक प्लांट है तो ये कोई नॉर्मल गार्डन भी नहीं हो सकता भाई, मुझे तो यहाँ से निकलना होगा। तभी आरूट कहता है, मुझे कोई अर्जेंट काम याद आ गया है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, तो मुझे माफ करना। तभी वह लड़की कहती है कि सर आरूट, यहाँ पर इससे भी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, क्या आप उन्हें नहीं देखना चाहोगे? तभी आरूट कहता है, यही तो मैं नहीं चाहता, मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग ग्राउंड। तभी वह लड़की कहती है, क्या ट्रेनिंग ग्राउंड? हाँ हाँ, मुझे जाना होगा, वो काफी लंबा समय हो गया है जीरो कॉप्स को देखे हुए ट्रेनिंग करते हुए, तो मुझे अभी जाना होगा वहाँ पर, जीरो कॉप से भी मिलना होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भाई साहब वहां से एक ही बार में निकल जाता है। तभी वह लड़की उदास सा चेहरा बनाते हुए कहती है, अच्छा वह चला गया? ऐसा लगता है कि वह काफी ज्यादा जल्दी में था, इसलिए वह इतनी जल्दी में निकल गया। तभी वह उस पौधे को सहलाते हुए कहती है, गलत नहीं है, मुझे भी काफी अच्छा नहीं लग रहा, वह यहाँ से अचानक से चले गई। क्या तुम सोचते हो वह फिर से आएगा? कहती है, हाँ मुझे भी लगता है वह फिर से यहाँ पर आएगा, और मैं उसे काफी अच्छा प्रेजेंट दूंगी जब वो आएगा। और भाई साहब, पेड़ की तो मुंह से लार टपक रही होती है उसे खाने के। प्लांट, क्या मुझे एक क्यूट सा प्लांट लाने चाहिए सर आरूट के लिए, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाए। मैं आशा करती हूँ हम दोनों काफी क्लोज आ जाएं। तभी आरूट का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, भाई साहब मुझे तो अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, मैं ही पागल था जो सोच रहा था कि डिमोनिक कासल के अंदर कोई नॉर्मल सी चीज होगी। और फिर दूसरी जगह पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कह रहा होता है, हाँ मेरा कमरा ही सबसे अच्छा है, यहाँ पर तो हर चीज डेंजरस। फिर वह कुछ सोच कर रुक जाता है, जैसा कि मैं वहां से एक एक्सक्यूज देकर निकला था गार्डन से, तो क्या मुझे सच में जीरो कोप्स को देखना चाहिए? फिर वह मनी मन सोचता है, जब से मैंने पी कर इतनी दवाई मचाई है, तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रही है, और मैं इसे टालता जा रहा हूँ। लेकिन एड ने उसे कहा था कि तुम क्यों इस कमरे में क्यों पड़े रहते हो, जाकर जीरो कॉप्स को क्यों नहीं देख सकती? और ऐसा कुछ एड ने कहा भी नहीं था, मनी मन सोच रहा था, जो आरूट अपने दिल पर हाथ रख के कहता है। आखिर आखिर उसने जो कहा था वो गलत भी नहीं था, तो क्योंकि मैं अपने रूम के बाहर हूँ, तो क्यों ना उनको अपना चेहरा ही दिखाया। और अपने मन में सोचता है, क्योंकि मैंने इतना कुछ खतरनाक चीज़ देखी है अभी अभी, तो उन्हें देखने में कोई डरावना चीज़ नहीं होगी। फिर वह सोचता है, क्या यही ट्रेनिंग ग्राउंड है? लेकिन यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। और आगे चलते हुए कहता है, क्या मुझे यहाँ पर भी कोई बैठने की जगह मिल सकती है? तब फिर कहता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। लेकिन यह भी बात सही है कि हर कोई चीज़ अवॉइड करने से सॉल्व नहीं हो जाती। आखिर वे जीरो कॉप्स कितने ताकतवर होंगी? फिर वह देखता है काफ़ी सारी लकड़ी की तलवारें, और कहता है, क्या लकड़ी की तलवारें, क्या इनसे ही वे ट्रेन करते हैं? जब मैं उन मॉन्स्टर्स को मारने गया था तब की मुझे कोई भी बात याद नहीं है, मैं कुछ याद भी नहीं कर पा रहा। चलो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को चेक करने की। तभी उसे कुछ महसूस होता है, और भाई साहब वह तो एक लकड़ी की तलवार को भी नहीं उठा पाता, और वह भी नीचे गिर जाती है, और वह कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा भारी है। और फिर वह शर्मिंदा होते सोचता है, आखिरकार बैटल ग्राउंड में मैं कैसे ही कोई आयरन की स्वॉर्ड को उठा सकता हूँ, जबकि यहाँ पर तो मैं एक लकड़ी की तलवार को भी नहीं उठा सकता। और फिर वह कहता है, क्या मेरी एक बेकार सी स्ट्रेंथ और डैगर भी नहीं है, मुझे एक डैगर का यूज करना चाहिए इसके अलावा। फिर वह दूसरी ओर देखता है जहाँ पर पूरी जीरो कॉप्स की टीम खड़ी हुई होती है, जो कि हमारे आरूट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आरूट कहता है, क्या जीरो कॉप्स के मेंबर ये यहाँ पर कब आ गए? मुझे आशा थी कि ये यहीं मिलेंगे। तभी हमारे जीरो कॉप्स के मेंबर्स को दिखता है हमारा आरूट, जो कि काफी बैडेस्ट एटीट्यूड में खड़ा हुआ होता है। तभी एकदम से चिल्लाने लगते हैं, सर आरूट हम आपको ग्रेटिंग करते हैं, क्या आप अच्छे महसूस कर रहे हो? क्या आपको कोई चिंता तो नहीं है? क्या ट्रीटमेंट
रिप्लेसमेंट हो गया, तो ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और सर आरूट आप तो लास्ट मिशन में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे। सर आरूट आपस में ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी आरूट चलाते हुए कहता है सभी चुप हो जाओ, मैं काफी ठीक हूँ और अब सब रिलैक्स हो जाओ। तभी एक कहता है सर आरूट आप तो अभी भी काफी थके से लग रहे हो। एक और कहता है कि सर आरूट आप तो हमेशा ऐसा ही कहते हो। आरूट भी कह रहा होता है आखिर ये किस बारे में बड़बड़ा रही हैं। तभी एक कहता है आखिरकार ये ठीक कैसे हो सकते हैं जबकि उन्होंने उस मिशन पर इतना ज़्यादा किया था और सबसे ज़्यादा तो इन्हीं ने किया था और हमारे कमांडर ने भी इनको अंत तक प्रोटेक्ट किया था। फिर आरूट सोचता है आखिर ये ऐसे क्यों देख रही है मेरी तरफ, चलो छोड़ो जो भी करना है इन्हें करने दो और मैं यहाँ पर जो आया था उसे करके चलता हूँ। फिर आरूट कहता है कि मैं तो कम मिशन के पूरे होने के तुरंत बाद आना चाहता था लेकिन दिक्कतों की वजह से मैं आ नहीं पाया, तो मुझे माफ़ करना। और तुम सभी ने मिशन के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। और फिर वह धीरे से बोलता है मुझे कोई ट्रेनिंग मेथड तो आता नहीं, मैं तो इन्हें इंकरेज ही कर सकता हूँ और फिर बाद में जब ये ट्रेनिंग चालू कर देंगे तो इन्हें बैठ कर देख सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं यह कहना आया था कि आपने सभी ने अपना काम अच्छे तरीके से किया। और फिर वह ऐसे ही कह रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है पीछे एक बंदा जो कि अपनी तलवार पर हाथ रखता है। तभी अचानक से हमारे आरूट का पैर मुड़ जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह कहता है क्या मेरी टांग। वह सोचता है अगर मैं यहाँ पर गिर गया तो मैं तो काफी ज्यादा ह्यूमिलेट हो जाऊंगा। और फिर वह अपने घुटनों से संतुलन बनाता है और हम देखते हैं पीछे से वही बंदा तलवार से अटैक उसी समय पर करता है। और फिर वह कहता है कि आखिर तुमने डॉज कैसे कर दिया। और हमारा आरूट कहता है क्या। सोल्जर्स जो कॉप्स के होते हैं वे कहते हैं कमांडर कमांडर क्या आप सही हो। फिर वह कहता है आखिर ये पागल व्यक्ति कौन है। फिर वह अपने मन में सोचता है ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी अभी। तभी वह जैसे ही भागने की कोशिश करता है उसकी कोहनी उसकी नाक पर लग और हम देखते हैं उस बंदे की एक ही कोहनी नाक से खून की पिचकारी निकल आती है। हमारे आरूट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वहाँ दूसरा बंदा खांस रहा होता है। वह दूसरा बंदा कहता है तुम पागल व्यक्ति। और हमारा आरूट सोच रहा होता है क्या मेरे वजह से उसे हिट लग गई। और फिर वह बंदा कहता है तुम डीमन आरूट। और सोचता है और कहता है ये तो एक ह्यूमन है। नहीं सर आरूट क्या आप ठीक हो। तभी वह लड़का कहता है इससे और ये क्या हो गया। तभी जो आरूट होता है वह अपने मन में सोचता है जीरो कॉप्स को भी इसके बारे में नहीं पता है तो यह क्या घुसपैठिया है। तभी वह बंदा कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी। तभी वह कुछ देखता है और परेशान हो। वहां पर हमारे आरूट ने अपनी तलवार को ऊपर उठा लिया होता और ये काफी डेविलिश आई स्टेयर दे रहा होता है। सोचता है अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है। आरूट भी अपनी कलाई को मोड़ रहा होता है और आरूट पीछे मुड़कर कहता है अभी जाकर डीमन किंग को रिपोर्ट करो और इस बंदे को ले जाकर लॉकअप में बंद कर। सभी कहते हैं यस सर। तभी एक डीमन गर्ल कहती है मुझे लगता है सर आरूट हमसे काफी ज्यादा डिसपॉइंट है। तभी एक और डीमन कहता है कि हाँ ऐसा हो तो होना ही था, हमारे साथ एक इंट्रूडर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया और हम उसे पकड़ भी नहीं पाए। लास्ट में जाकर सर आरूट ने ही उसको पकड़ा। और वह मन में सोचता है कि सर आरूट की जो भी मूवमेंट्स थे वो काफी ज्यादा स्मूथ, किस तरह उन्होंने अपने पैर को और अचानक उस अटैक को भी डॉज कर लिया और लास्ट में कोहनी का वार कर लिया और अंत में सारी सिचुएशन को एकदम संभाल लिया। आखिरकार वे इतने पावरफुल हैं। तभी डीमन किंग के द्वारा एक्नॉलेज किए जाते हैं और वे हैं जीरो कॉप्स कमांडर, सबसे ताकतवर। एजेंसी ऐसी है कि किसी को भी ढक दे और हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अब से हमें भी उन्हें इसकी तरह काफी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, हमें उन्हें एक्नॉलेज करना होगा। हम तो उनके पैर के अंगूठे के बराबर भी। तभी सारे कॉप्स में काफी ज्यादा जोश बढ़ जाता है और वो कहते हैं अब से हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अब से चालू होगी सबसे खतरनाक ट्रेनिंग बिना किसी रेस्ट के। अब से जब तक हम सर आरूट की हेल्प करने लायक नहीं बन जाएं तब तक कोई भी रेस्ट नहीं करेगा। आरूट भी अपनी कलाई को पकड़कर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वह कहता है मैंने फिर से काफी ज्यादा कर दिया, मैंने उस लकड़ी की तलवार को जैसे ही ऊपर उठाया मेरी जो कलाई है उसमें चोट लग गई। फिर वह वहां से जाने लगता है और सोचता है क्योंकि अब मैंने इस परेशानी है इसको हैंडल कर लिया है तो अब मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत तो है। फिर हम देखते हैं आरूट के कमरे का सीन जो कि एक बेड पर सो रहा होता है। वह कहता है कि मैं हाँ अच्छे से सोया। और कोई कहता है उससे कि क्या तुम अच्छे से। वो होता है हमारा डीमन किंग। वह कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक गए होगे तभी इतनी शांति से सो रही थी, जिसे देखकर आरूट भी काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। वह कहता है क्या क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। डीमन किंग कहता है नहीं तुम कोई सपना नहीं देख। तभी आरूट कहता है योर मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो किंग होता है वह कहता है कि तुम्हें तुरंत जगने के बाद परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये काफी जरूरी मामला है, क्या तुम थोड़ा सा टाइम दे सकते हो मुझे। तभी आरूट सोचता है आखिर अब क्या मैटर, आखिर कुछ भी हो मुझे तो कुछ नहीं करना, लेकिन ये यहाँ पर तब से इंतजार कर रहा है तो कोई जरूरी मामला होगा। तभी आरूट कहता है क्या ये उस घुसपैठिए के बारे में है। तभी डीमन किंग कहता है हाँ ये सही है, ये उसी के बारे में है, चलो मेरे साथ पहले। फिर वे एक अंडरग्राउंड तहखाने में आ जाते। तभी आरूट पीछे चलते हुए सोच रहा होता है क्या ये कोई अंडरग्राउंड डंजन है जो घुसपैठिया है उसे यहीं पर बंद कर दिया गया है, मेरा क्या मामला उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जो घुसपैठिया है उसने मेरे बारे में कोई गलत चीज कह दी हो। तभी वह देखता है उस घुसपैठियों को पीछे बंधे हुए जो कि काफी बुरी हालत में होता है। तभी आरूट कहता है क्या आखिर इसके साथ पूरी रात क्या किया गया था।
तभी जो डीमन किंग होता है वह कहता है इसे एक बार देखो, क्या ये कुछ फेमिलियर से दिख रहा है। आरूट कहता है क्या फेमिलियर। तभी वह जो घुसपैठिया होता है वह कहता है कि मुझे जाने दो, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी डीमन किंग कहता है आखिरकार तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आती है, तुमने एक डीमन पर भी अटैक किया यहाँ पर आकर, और ये स्ट्रेंथ डीमन किंग के पास कब आई। आरूट इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो। तभी आरूट सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि यह एक हीरो। तभी बताता है कि हीरोज ये वे बंदे होते हैं जो कि डीमन किंग से लड़ते हैं और अपने अंत तक लड़ते हैं। उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, पहला तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना जिससे डीमन किंग हार जाए और उसे काफी सारी चोटों का सामना करना पड़े, और दूसरा अपनी लाइफ को यूज करके एक पावर को बनाना जो कि पूरे एम्पायर में फैल जाए और हीरो के फ्रेगमेंट्स को बनाए। अगर हीरोज बाद वाला ऑप्शन को चूज करते हैं क्योंकि जिससे उनकी पावर्स जो होती है वह डिस्पेयर नहीं हो और एम्पायर में जो फ्रेगमेंट्स होती हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है, और अनऑफिशियली जिनके पास फ्रेगमेंट होते हैं उन्हें हीरो कहा जाता है, लेकिन जो अपनी पावर्स को प्रूव करने में सक्षम होते हैं उन्हें ऑफिशियली टाइटल दिया जाता है एक हीरो, और उनके रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो तो उनको तो मेजर ही नहीं किया जाता। तभी डीमन किंग अपने हाथ को हटाते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, एक हीरो को यहाँ पर इस तरह भेज देना, नहीं तुम तो कोई हीरो के कैंडिडेट भी नहीं हो, तुम्हें तो कहना चाहिए एक हीरो का अवशेष। आरूट भी अपने मन में सोचता है हाँ अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल हीरो होता है और वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं, लेकिन ये तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसे एक बेस्ट मानना भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल भी होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि वे एक हीरो के कैंडिडेट को इस तरह डिमोनिक लेयर में भेजे। तभी हमारा आरूट कहता है योर मैजेस्टी। तभी जो किंग होता है वह कहता है कि आखिर आप क्या। तभी किंग कुछ देखकर हैरान हो जाता है। तभी आरूट कहता है क्या मैं इससे कुछ देर अकेले में बात कर सकता। तभी डीमन किंग वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। आरूट कहता है ये अच्छा होगा और मैं थोड़ी देर में आता। तभी आरूट अपने मन में सोचता है यहाँ पर ऐसा कोई मैसेज भी नहीं आया, ये सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहा था, यहाँ पर कोई रीजन भी नहीं, आखिर ये सोच क्या रहा था। तब वह कहता है ड्यून हार्ट तुम गद्दार, जिसे सुनकर उसे सब समझ आ। पहले तो तुमने एम्पायर का ट्रस्ट जीता, फिर एक हीरो बन गई, फिर तुमने अपने ही एम्पायर को बिट्रे किया और डीमन किंग की साइड पर आ गए। आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारे जो आरूट होता है वह काफी जोरों से हंसने लगता है और वह कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जो एम्पायर होगा वह इस तरीके का यूज करेगा अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तभी वह जो बंदा होता है वह सोचता है क्या। तभी आरूट अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है हाँ अच्छा अच्छा तुम तो एक त्यागे हुए मोहरे हो। तब वह बंदा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे सीधे ही मजिस्ट्री से आदेश मिले हैं कि तुम जैसे एक गद्दार को मारना है। तभी हमारा आरूट कहता है नहीं, इसका एकमात्र जीता जाता प्रूफ यही है कि तुमने मुझे एक गद्दार कहा। तभी आरूट कहता है आखिर तुम्हारे में अंदर ऐसे कौन से साइंस हैं जिसकी वजह से एम्परर तुम्हें चुने ऐसे खतरनाक टास्क के लिए, तुम तो एक त्यागे हुए मोहरे हो। तभी वह बंदा कहता है आखिर तुम्हारा त्यागे हुए से क्या मतलब है। तभी आरूट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है हिज मैजेस्टी सब कुछ जानते हैं मेरे लाल। तभी वह बंदा कहता है आखिर क्या क्या कह रहे हो तुम। तभी जो होता है वह कारण जिसके कारण मैं इस डिमोनिक रियल में हूँ, मेरा जो काम है, मेरे जो सब कुछ है वे सब हिज मैजेस्टी के कहने पर ही तो है। तो ये कहता है क्या ये सच सच में। तभी आरूट कहता है आखिरकार हिज मैजेस्टी तुम जैसे बेकार कचरे को यहाँ पर क्यों भेजते, इतने खतरनाक डिमोनिक डेंजरस रियल में जहाँ पर को भी कभी भी खत्म होना पड़ सकता है। तभी अंदर रोते हुए कहता है क्या क्या उन्होंने सच में मुझे छोड़ दी। तभी आरूट वहां से जाते हुए कहता है कि अपने मरने से पहले इसी के बारे में एक बार अच्छे से जरूर सोचना। बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह कहता है क्या मैंने अपने एम्पायर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और अंत में मुझे क्या मिला, एक धोखा। वे बेकार एम्परर, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, अगर वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसे वहीं पर खत्म कर दूं। तभी आरूट धीरे से कहता है क्या ये कितना लॉयल था, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। तभी वहीं पर डीमन किंग खड़ा हुआ था, वह कहता है क्या तुमने अपनी बात को पूरा कर लिया, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ये मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी जो थी वो पूरी हो गई। तभी डीमन किंग पूछता है आखिरकार मुझे उस बास्टर्ड के साथ क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहोगे। तभी आरूट कहता है प्योर मैजिस्ट्री ये तो सब आपके ऊपर है, आप उसके साथ क्या करना चाहो, लेकिन मेरी राय मानो तो उसे मार ही दो, वह कुछ भी काम का नहीं है। तभी डीमन किंग कहता है हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा, और क्या तुम मुझे इसके बदले में कोई फेवर नहीं दे सकते। तभी हमारा आरूट थोड़ी देर शांत रहता है। फिर डीमन किंग कहता है कि फर्स्ट कॉर्प्स कमांडर को एक रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें अभी मदद की जरूरत है। तभी जो आरूट होता है वह कहता है क्या फ्रंट लाइन पर। तभी डीमन किंग कहता है हाँ उन्हें पता चला है कि एक हीरो कैंडिडेट है जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए आया है, और ऐसे हीरो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आरूट भी थोड़ी देर के लिए इरिटेट हो जाता है। तभी डीमन किंग कहता है जैसा कि तुम जानते ही हो जो हीरो होते हैं और जो डीमंस होते हैं वे एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से नहीं बैठ पाते। तभी आरूट अपने मन में सोचता है अगर वह जो फ्रंट लाइन पर जो हीरो आया है वह कोई नॉर्मल हीरो ना होकर एक एम्परर द्वारा चुना गया हीरो हुआ, तो वो रियल हीरो हुआ, तो वहां पर एवरेज डीमन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
और हमारा डीमन किंग भी कहता है क्या तुम भी क्यूरियस नहीं हो वहाँ जाने के लिए? आखिर किस कारण से इस एम्परर ने यहाँ पर इस फ्रेगमेंट को भेजा था और वहाँ पर रियल हीरो को क्या तुम जानना नहीं चाहते? और वह काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि तो क्या प्लीज तुम वहाँ पर जाकर उसका देखभाल नहीं कर सकते और उस हीरो को पीट नहीं सकते? तभी अचानक आरूट को होश आता है। वह देखता है और कहता है क्या आखिर मैं यहाँ पर कब आया? तभी डीमन किंग वहां से जाते हुए कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाना और तुम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हो। तभी आरूट इधर उधर देख कर कहता है क्या, और वह कहता है आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो? तभी हम देखते हैं आरूट का सीन जो कि गेट पर खड़ा हुआ, वो उससे सिर्फ एक ही बात निकलती है, फक। और वह कहता है कि मैं कुछ याद नहीं रहता, जब मैं जा रहा था तो डीमन किंग के साथ डंजन में था, लेकिन पता नहीं जन कब ब्लैकआउट हो गया और जब मुझे कॉन्शियसनेस फिर से वापस आई तो मुझे काफी इंसेन सा महसूस हो रहा है। अब भाई मैं बार बार ब्लैकआउट हो जाता हूँ, ये क्या हो रहा है आखिरकार मेरे साथ? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? तभी एड वहां पर आता है और कहता है सर आरूट सारी प्रिपरेशन हो गई है, चलो चलते हैं। आरूट भी कहता है मैं समझ गया। तभी आरूट कहता है आखिरकार हीरो कैसा होता होगा, चलो वो वहां पर जा ही रहे हैं तो एक बार हीरो को भी देख ही लेंगे, उसके चेहरे को आखिर वह कैसा होता है, मुझे भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। तभी हम एड को देखते हैं जो कि कहता है हाँ आखिरकार हमारे जो सर आरूट है वो तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आखिरकार जब वो मॉन्स्टर को मारने गए थे तब भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़ा लिया था उन मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन मुझे लगता है वे अब भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं और अब वो फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं तो शायद वहाँ पर हो जाए। अगर उनको चेहरे को देखा जाए तो वे लग ही नहीं रहे कि कहीं फ्रंट लाइन पर लड़ने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि फ्रंट लाइन काफ़ी खतरनाक होती है लेकिन इनके लिए तो हलवा है। तभी हम देखते हैं रीरी नेल को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है सर आरूट, और वो होती है 11th कमांडर जो कि एक झाड़ू से कुछ पर उड़ रही होती है। वह कहती है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करूंगी। वहाँ पर हमारा आरूट होता है, वह कहता है रीरी नेल तुम आखिर तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहता है कि अपने मन में ही कहता है कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट देखने में लगती है, लेकिन डीमन किंग के बाद सबसे ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी सिर्फ इसी के पास। तभी हमारी रीरी नेल अपने पीछे से कुछ निकालने लगती है और वह कहती है कि मैंने सुना है आप फ्रंट लाइन पर जा रहे हो। तभी एक नेकलेस को आगे करते हुए कहती है मैं आपको इसे देना चाहती थी। तभी आरूट अपने मन में सोचता है क्या एक नेकलेस, और कहता है कि ये मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है देखने में, लेकिन आखिरकार ये मुझे इसे क्यों दे रही है? तभी जो रीनेल होती है वह कहती है कि मैंने इस पर डिफेंस मैजिक कास्ट कर दिया है, ये आपको एक बार मरने से बचा सकता है जब आपकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो। सर आरूट मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती लेकिन इसे तो आपको स्वीकार करना ही हुआ। तभी जो आरूट होता है वह कहता है थैंक यू आपका, आखिर आप इसे मुझे दे ही रही हो तो मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास इसका कोई भी कारण नहीं है। और वह उसके सर को भी सहला रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है और कहता है क्या मैंने बिना रियलाइज किए ही उसके सर को सहला दिया, जिससे रेनिल भी काफी ज्यादा खुश हो रही हो। फिर आरूट कहता है ये तो काफी अनप्लीजेंट होगा लेकिन रेनिल अब काफी ज्यादा खुश लग रही है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी भाई साहब एड भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है सर आरूट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं भी उनके आफ्टर इफेक्ट के कारण काफी ज्यादा चिंता करता रहता हूँ। मिस रेनिल आपका काफी ज्यादा शुक्रिया उनको एक ऐसा उपहार देने का। रीनेल भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रीनेल कहती है कि सर लेफ्टिनेंट आप तो काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, ऐसे लेफ्टिनेंट सबको मिले, आरूट को इसी तरह सर्व करते रहना। तभी जो एड होता है वह कहता है इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी आरूट कहता है कि काफी अच्छा, अपनी बातों को अब बंद करो, जो तुम्हें करना है उसे करो। तभी जो एड होता है वह परेशान हो जाता है, वह कहता है सर आरूट चलो मैं आपको स्कॉट कर देता। आरूट कहता है नहीं मैं कर लूंगा। तभी आरूट का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये आफ्टर इफेक्ट ये मुझे तब से दिखने लगे हैं जब से मेरे हीरो के साथ फाइट हुई। तभी हम देखते हैं रीनेल का सीन जो कहती है कि अपनी ट्रिप को काफ़ी आराम से करना सिर्फ। तो अब देखना होगा कि फ्रंट लाइन पर कैसी वॉर हो भाई साहब, क्या ही मज़ा आएगा अगले वाले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें जिससे हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो का।